लोगों के जज्बातों को सबके सामने लाए, चाहे वो नजीब की माँ हो, चाहे वो कोई भी मसला हो। कोई ऐसी लिंचिंग नहीं है इस देश के अंदर जिसकी आवाज इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने नहीं उठाई। उस नजीब की माँ के आंसू पोंछने के लिए जब लोग डरते थे तो वो ये शख्सियत है जो अपना रुमाल लेके और अपना ये कुर्ता लेके उस नजीब की माँ के आंसू पोंछने गए। उस शख्सियत को आज हम सलाम करते हैं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रांगण में भाई इमरान प्रताप गढ़ी साहब आए हैं, अनिल चौधरी साहब की तरफ से और अपनी तरफ से। बड़ी मुझे ये शान महसूस होती है कि ऐसी शख्सियत। और एक बात और बता दूं आपको, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं बहुत ज्यादा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है, जैसे अनिल भाई ने कहा कि अब आप लोग चाहते हैं कि वो शख्सियत आपके सामने आए और आपको संबोधित करें। बस ये कहना चाहूंगा कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। और जैसे अनिल भाई ने भी आपसे कहा, इमरान प्रताप गढ़ी साहब को तभी मैं बुलाऊंगा जब ये तालियों की गूंज यहां से और उस संगी केजरीवाल के ऑफिस तक पहुंचे, वो तालियां बजाई। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऐतिहासिक इमारत में मेरी आंखों के सामने मौजूद कांग्रेस पार्टी की बुनियाद के वो पत्थर जो दिल्ली कांग्रेस को अपने पसीने से खींच रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। भाई अनिल चौधरी जी, मतीन चौधरी साहब, अली मेहदी भाई, वाहिद कुरैशी साहब, अंजला उस्मानी साहब, मोहम्मद उस्मान साहब और मेरा भाई जुबैर चौधरी, और मेरी आंखों के सामने मौजूद बड़ी तादाद में तमाम ऐसे चेहरे मैं जिन्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ। जब पहली बार मेरे अपॉइंटमेंट के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय आना पड़ेगा, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं देश में कहीं भी सबसे पहले जो मूवमेंट शुरू करूंगा तो वादा कर रहा हूँ कि दिल्ली से शुरू करूंगा, दिल्ली आऊंगा। और मैंने आज अपना वादा निभाया है। और आपने भी जिस मोहब्बत से, जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, मेरे लिए भी ऐतिहासिक है।
आपकी बजती हुई तालियां मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का एहसास लगातार बढ़ा रही है कि मुझे बहुत काम करना है, पार्टी को बहुत आगे लेकर के जाना है। मैं यहाँ मौजूद कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के जो जिलाध्यक्ष हैं, बिलाल अहमद साहब, शाहिद साहब, सईद मियाँ साहब, कमरुद्दीन साहब, अखलाक आजमी साहब, तरन्नुम खान साहिबा और हरदीप पुरी जी, मैं इन सबको इनका खैरमकदम करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों में अपने खून पसीने से सींचा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक बधाई और देता हूँ कि कल आपने पेट्रोलियम मंत्री के घर जाकर के प्रदर्शन किया और कल ही उसकी छुट्टी हो गई, उसको अब दूसरे लाए गए हैं और उनके आते ही आज 35 पैसे और बढ़ा है पेट्रोल, तो तैयारी फिर रखिएगा। एक की और छुट्टी करवानी है आपको, अब धीरे धीरे आपको छुट्टी ही करवानी है और छुट्टी करवाते करवाते 2024 में प्रधानमंत्री की छुट्टी करवा करके तब हो सकेगी। काम बहुत है, ये अल्पसंख्यक विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन यकीन जाने मुझे बिल्कुल के एहसास नहीं हो रहा है कि मैं अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में खड़ा हूँ। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने शुरू में कहा कि जो बुनियाद का पत्थर है, बीच में ऐसी दुश्वारी आई कि दिल्ली कांग्रेस में सत्ता आपके हाथ से चली गई, कहने को आप बिल्कुल शून्य पर आ गए, लेकिन होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी नहीं पड़ रही। यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन से मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, मैं जो लोगों में उम्मीद देख रहा हूं और देश के कोने कोने से जो लोग मिलने आ रहे हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक भरोसा था जो कहीं थोड़ा सा टूटा था, जो कमजोर पड़ा था, बस अगर वो बहाल हो जाए तो आज भी देश के कोने कोने में कांग्रेस जिंदा है। बिना कांग्रेस के देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं आपसे आज ये कहने के लिए स्वागत समारोह है, आपने मेरा स्वागत किया है, आपने मुझे दुआएं दी है, आपने मुझे मुबारकबाद दी है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तमाम साथियों, हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, हमारे सामने मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। मेरी आंखों के सामने मौलाना आजाद साहब की तस्वीर लगी है, तो इस तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है। एक तरफ वो हैं जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया और उसे इस देश को सौंपा, तो एक तरफ मौलाना आजाद साहब हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में, जब सरहद के उस पार से सदाएं दी जा रही थी कि चले आओ इधर, तुम्हारा मुल्क इस तरफ है, तब आप जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए थे और आपने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। और हमारे तमाम बुजुर्गों ने अपने सरों पर रखी हुई गठरियां उतार करके यहीं रख दी थी। तो कितना मुश्किल वक्त रहा होगा, कभी सोचिएगा, जब नफरतें दोनों तरफ उरूज पर थी, आसमान पर थी, लाशें बिछी थी, नफरतों का अंबार लगा था, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। कांग्रेस हो सकता है कि आपको किसी मजहब की वकालत करते ना दिखे, हो सकता है किसी धर्म की वकालत करते ना दिखे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस संविधान की वकालत करती है, कांग्रेस लोकतंत्र की वकालत करती है। और यहाँ अल्पसंख्यक कांग्रेस के तमाम लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जब भी लोकतंत्र कमजोर होगा, जब भी जमहूरियत को चोट पहुंचाई जाएगी, जब भी आईन को बर्बाद किया जाएगा, जब भी देश के संविधान को कुचला जाएगा, तो पहली चोट जो पड़ेगी वो हम पर, आप पर पड़ेगी। इस बात को अपने दिमाग में भी बिठा लीजिए और दिल में बिठा लीजिए। बहुत सारे लोग आपके बीच में घूम घूम के कहते हैं कि कब तक हम जमहूरियत का बोझ उठाएंगे। अकलियत के साथियों से कहा जाता है कि कब तक हम जमहूरियत का बोझ उठाएंगे। अरे बोझ ढोना तो उसी के नसीब में आता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं। हमारे कंधे मजबूत हैं
हम बोझ भी ढोएंगे और हिंदुस्तान के आईन को भी अपने कंधों का सहारा देकर के उसे बुलंद रखेंगे, उसे आगे लेकर के जाएंगे। मैं जानता हूँ भीड़ बहुत है, गर्मी बहुत है, मैं भी पसीने पसीने हूँ, आप भी पसीने पसीने हैं, लेकिन किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। अरे हसन भाई आप इधर आइए, आइए आप उधर, अरे इधर आइए, मेरी वाली कुर्सी खाली आप आइए, नहीं कोई नहीं, आप आइए। हमारे बीच में हसन साहब आएंगे, एक बार जोरदार ताली बजा करके आपको मैंने आपसे कहा ना कि आप बहुत गर्मी में यहाँ मौजूद हैं, मैं भी पसीने पसीने हूँ, आप भी पसीने पसीने हैं, लेकिन किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना छूट जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। पसीना तो छूटेगा, खून तो बहेगा, लेकिन है कांग्रेस के लोगों, इस मुल्क को सींचने वाले अपने पसीने से जियालों या महिला कांग्रेस की भी तमाम सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए बेटे की तरह होंगे, उम्र शायद बहुत कम है, तमाम ऐसे नौजवान साथी हैं जिनके लिए छोटा भाई होगा, कुछ के लिए बड़ा भाई होगा, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे हम उम्र हैं। कहने के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, किसी ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आपकी ताजपोशी ऐसे वक्त हुई है तो बड़ा कांग्रेस बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो मैंने कहा मुश्किल दौर ही काम करने का जुनून भी देता है, आपको साबित करने का हौसला भी देता है। यकीनन ये मुश्किल वक्त है, कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के साथियों से भी मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में आपको बहुत कम कर गुजरना है। यहाँ चौहान बांगर के पार्षद बैठे हैं, जुबैर चौधरी साहब, बहुत मुश्किल वक्त था, मुख्यमंत्री आया, उप मुख्यमंत्री आया, चुप मुख्यमंत्री आया, सारे मंत्री वहां पे मौजूद थे, कुछ विधायकों ने तिजोरियां खोल दी थी वहां पर एक पार्षद ही जीतने के लिए, लेकिन उस मुश्किल वक्त में जब कांग्रेस एकजुट हुई तो आपने वो जीत दिलाई है जो ऐतिहासिक है, तारीखी है। ऐसे ही एहसास आपको जगाना है। जब हमें हिंदुस्तान मिला था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हिंदुस्तान मिला था तो कोई आसान नहीं था, थाली में सजा के प्रधानमंत्री का पद नहीं मिल गया था, कहां से निकाल करके हिंदुस्तान को लाना था। जब भी आप ये सोचा करें कि आपकी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तब याद किया करिए, तसव्वुर किया करिए, सोचा करिए कि 1947 में जब हिंदुस्तान फिरंगियों के हाथ से हमें मिला था तो कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल वक्त था, और उस हिंदुस्तान को कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने यहाँ ला करके खड़ा कर दिया कि पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी बेचता जा रहा है, लेकिन चीजें खत्म हो रही है, ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की वजह से है। ये जमीन तब भी निकल लेने पर आमादा थी, 1947 को तसव्वुर करिए, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने देखा है, हमारे पुरखों ने खून पसीने से हिंदुस्तान को सींचा है। आज कोई ऐरा गहरा आएगा और कहेगा हिंदुस्तान छोड़ दो, तो तुम छोड़ दोगे? तुम घर बैठ जाओगे? नहीं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने, हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे। कांग्रेस के सिपाहियों, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे। नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, हिंदुस्तान की ये जो अजीम दीवार है, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, दामोदर और जरा और हमारे हमने। आंधियां तोड़ दिया करती थी शम्मों की लवें, आंधियां तोड़ दिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने, जड़ दिए
उतारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठे, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। कांग्रेस के साथियों प्रोपेगेंडा फैलाने से छोड़े जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनवाने के लिए आए हैं, तो हम ये बनवाने के लिए आए हैं, हम हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। अरे वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का खाद्य मंत्री करवाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल रहमान अब्दुल्ले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने ए.के. एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी, वो कांग्रेस ही थी जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का कानून मंत्री और विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी। इन्हीं ऐसे नाम, सैकड़ों नाम है आपके सामने। अब सोशल मीडिया पे बात उठती है तो आप चुप हो जाते हैं। आप अपनी विरासत को याद रखिए। अरे वो कांग्रेस ही थी और तो और जिसने सरदार मनमोहन सिंह को उठाया और मैं आपसे कहता हूं अपील के साथियों, जब आपके सामने कोई कहे कि कांग्रेस ने क्या दिया, तो आप उन्हें ये नाम गिना दिया करिए, पलट के उनके मुंह पे मार दिया करिए सारे नाम की कांग्रेस ने हमें विरासत के तौर पे ये नाम दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूँ, कांग्रेस किसी मजहब की पार्टी नहीं है। कोई आएगा हिंदू के नाम पे वोट मांगेगा, कोई मुसलमान के नाम पे वोट मांगेगा। एक कांग्रेस है जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने के नाम पे वोट मांगती है। नदियां आकर के मिलती है। मैं इलाहाबाद के पड़ोस में प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूँ। इलाहाबाद में मेरी परवरिश हुई है, मैंने पढ़ाई वहाँ से की है। इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, गंगा जी और जमुना जी मिलती है तो अदृश्य सरस्वती उपजती है और ये कहा जाता है कि यहाँ संगम होता है। लेकिन असल संगम अगर देखना है तो कांग्रेस पार्टी को देखिए, जहाँ मजहब मिलते हैं, जहाँ धर्म मिलते हैं, जहाँ संस्कृतियाँ मिलती हैं। मेरे जैसा इंसान मैं सियासत में नहीं था, मेरे पास कोई सियासी विरासत नहीं है, मेरे वालिद सियासत में नहीं थे, मेरे घर का कोई सियासत में नहीं था। लेकिन 2017 में जब मैं पहली बार राहुल जी से मिला तो मैं इतना प्रभावित हुआ उस इंसान से, मुझे लगा कि इस देश को अगर कोई सच में आगे ले जा सकता है और जिसके पास विजन है तो शख्सियत का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। तमाम लोग अलग अलग प्रदेशों में जो आपसे आपका हमदर्द होने के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब भी मौका पड़ता है आपके बड़े मुद्दों पर खड़े होने के लिए तो सब दुम दबा जाते हैं। वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे आपका प्रदेश हो, जहां भाजपा और भाजपा के दत्तक पुत्र सत्ता में है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं गवाह हूं उन दिनों का कि जब उत्तर प्रदेश में बेटों के सीनों पर सीधे गोलियां मारी जा रही थी। मैं गवाह हूं उस लम्हे का जब जामिया में निहत्थी बच्चियों पे लाठियां बरसाई जा रही थी। मैं गवाह हूं उन दिनों का। मुझे याद है मतीन साहब भी इस बात के गवाह हैं, अनिल भाई भी उस बात के गवाह हैं कि जब जामिया में निहत्थे बच्चियों पे लाठियां बरसी, जब आंसू गैस के गोलों से तारीख में पहली बार किसी लाइब्रेरी को भर दिया गया, तब दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए कोई अरविंद केजरीवाल नहीं आया। कोई आया तो कांग्रेस के सिपाही आए, अनिल भाई आए, मतीन भाई आए, मैं आया, अली मौजूद थे वहां पर, श्रीनिवास मौजूद थे वहां पर, पूरी कांग्रेस मौजूद थी। और तो और जब सीए और एनआरसी का डर फैलाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अब चंद लोग तय करेंगे कि इस मुल्क में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तब कांग्रेस पार्टी उठी और गांधी जी की मजार के सामने 3 डिग्री टेम्परेचर में बीमारी की हालत में भी सोनिया गांधी जी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, पूरी कांग्रेस आई, सारे चीफ मिनिस्टर आए, सारे बड़े नेता आए और इस बात के लिए पूरे दिन बैठे रहे कि देश संविधान से चलेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही से नहीं चलेगा। मैं इसलिए कहता हूं
हाँ, ये सच है कि नफरतें शोर बहुत ज्यादा करती हैं। आप किसी भी चौराहे पर खड़े होकर के 2 बार कोई भी मजहबी नारा लगा दीजिए तो 50 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन मोहब्बतों को फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम मोहब्बत के सिर्फ सालार हैं, हम मोहब्बत के सौदागर हैं, हम नफरतों के सौदागर नहीं हैं। हमारा काम जरा मुश्किल है, लेकिन जब काम मुश्किल हो तो काम करने का मजा भी आता है। तो मैं उनसे लड़ा करता हूँ दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिसमें पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने मुश्किल रास्ता चुना है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने मुश्किल रास्ता चुना है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं किसी क्षेत्रीय पार्टी का हाथ थामता। पंखे बिछा के लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे पास संदेश आते थे, हर तरह का ऑफर आता था और कहा जाता था कि हमारे साथ आइए, हम आपको संसद बना देंगे, हम आपको राज्यसभा बना देंगे, हम आपको बहुत बड़ा सियासी इंसान बना देंगे। लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना, मैंने कांग्रेस को चुना, क्योंकि जो भी इस देश से मोहब्बत करेगा वो कांग्रेस से मोहब्बत करेगा। मेरा मानना है बाकी लोग सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सांसद और विधायक और नेता के साथ साथ आपको अच्छा इंसान भी बनाती है, आपको अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करना सिखाती है। इस तरह के मंजर आपको किसी दूसरी पार्टी के कार्यालयों में देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ माएँ बहनें बैठी हैं, जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और इसमें पहचानना मुश्किल है कि किसका मजहब क्या है, किसका धर्म क्या है। अगर उनका नाम लेकर पुकारा जाए तो शायद कोई जल्दी पता भी न पाए कि इसमें कौन सी मजहब का कौन है। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूँ कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में रास्ते हमवार दिख रहे हैं। किसी बुजुर्ग ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर सिग्नल रेड हो, लाल बत्ती दिख रही हो ट्रैफिक में और आप आगे बढ़ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अगर सिग्नल ग्रीन है और आप खड़े रह जाते हैं तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो सिग्नल ग्रीन है, कांग्रेस के साथियों उठ खड़े होइए, दिल्ली छीन लीजिए, दिल्ली नहीं छीनेंगे तो देश नहीं छीन पाएंगे। बड़ी प्लानिंग करके, बड़े मंसूबे जुटा करके, आयातित करके अन्ना हजारे के साथ तमाम ऐसे लोग लाए गए जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया। पीछे आरएसएस की बैटिंग थी। मैं उस दौर में भी चिल्ला चिल्ला के कहता था, तब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी मैं नस्में पढ़ के कहता था कि अन्ना हजारे दरअसल भ्रष्टाचार और इन सब चीजों के लिए नहीं आए हैं, इनको तो आरएसएस ने बुलाया है और आरएसएस के बुलावे पर आए हैं। और एक एक करके आज सारी बातें सच साबित हो चुके हैं और पिछले 3-4 साल में अरविंद केजरीवाल ने भी ये साबित कर दिया है कि जो उनके बारे में सोशल मीडिया पे चलता है वो छोटा रिचार्ज है, तो वो छोटा रिचार्ज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिन चौहान बांगर की गलियों में चुनाव प्रचार के वक्त गए, अगर उन्हीं चौहान बांगर की गलियों में अपना वही कैबिनेट लेकर के वो दंगों के दौरान चले जाते तो शायद घर न जलते, शायद लोगों को तकलीफ न होती। लेकिन हमारे आपके जलते हुए घरों पर रोटी सेकने में बहुत सारे लोगों को हमारे आपके घरों की आग को बुझाने की कोई कोशिश और कोई कवायद करता है तो कांग्रेस करती है। इस कवायद में कभी कभी कांग्रेस के भी हाथ चल जाते हैं, क्योंकि आग बुझाने वाले के भी हाथ चलते हैं। तब बहुत सारे लोग आपको आके प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहेंगे कि इनके हाथ इसलिए जले हैं कि आग यही लगा रहे थे। नहीं, उनके प्रोपेगेंडा को काउंटर भी करना है, उन्हें बताना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अक़लियतों को कांग्रेस ने क्या दिया तो मैं ये नाम गिना रहा हूँ। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम साथियों से कह रहा हूँ कि मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मेरे अंदर जज्बा बहुत है। मैं 24 घंटे राजनीति करने के लिए राजनीति में आया हूँ, वरना मैं जिस दुनिया में था वहाँ बहुत सफल हूँ। आज भी उस दुनिया पर ध्यान ज्यादा दे दूंगा तो वही मामला रहेगा जो रहता है। बड़ी मोहब्बतें मिली है वहाँ पे, बड़ा प्यार मिला है, बड़ी शोहरत मिली है। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि मैं अगर नजीब की माँ के आंसुओं पर नज्म पढ़ रहा हूँ, अगर मैं राजस्थान जाकर के पहलू खां की माँ को अपने सीने से लगा रहा हूँ, अगर मैं झारखंड जाकर के तबरेज अंसारी के परिवार के आंसू पहुँच रहा हूँ, अगर मैं मोहम्मद उमर और मोहम्मद रकबर के परिवार के पास जाकर उनके बच्चों को अपने सीने से लगा रहा हूँ, तो ये सिलसिला थमेगा कब?
कब तक आंसू पोंछता रहूंगा, किसी और के आंसू न बहे इसकी कोशिश कब करूंगा। मैं इसलिए राजनीति में आया। राहुल जी ने ये बात कही थी कि इमरान तुम पॉलिटिकल पोएट्री करते हो, मुद्दे उठाते हो, लेकिन कब तक उठाते रहोगे, कोशिश करो कि ये मुद्दे पैदा ही ना हो। तो मैंने कहा भैया कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा राजनीति में आओ, राजनीति को अच्छे लोगों की जरूरत है। और उनके एक शब्द ने मुझे उनका सिपाही बनने पर मजबूर कर दिया। और अनिल भाई, मैं अलग-ऐलान यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, पिछले दिनों मुझसे तमाम चैनलों ने कहा कि जतिन प्रसाद छोड़ के चले गए, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ के चले गए, क्या कहती है कांग्रेस इस पर? तो मैंने उस वक्त कहा था कि इस पर कांग्रेस क्या कहे। आप सवाल कांग्रेस से मत पूछिए, आप सवाल पूछिए उन भगोड़ों से जो छोड़ के जा रहे हैं। अगर बाप बेटे को घुटनों के बल चलने से लेकर उसकी उंगली पकड़ करके उसे पाल पोस के बड़ा करे और एक दिन बेटा घर छोड़ करके चला जाए तो गलती बाप की नहीं होती, गलती बेटे की होती है, गलती कांग्रेस की नहीं है, गलती ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जैसे लोगों की है, जिन्होंने विचारधारा के नाम पे अपने अंदर कांग्रेस के कोई भी विचार समाहित नहीं किए। कांग्रेस ने तो सब कुछ दिया, उनके पिता को दिया, उनको दिया, कुछ लोग ऐसे तो थे जिनको मुख्यमंत्री तक बनाया, आखिर पार्टी और क्या दे दे, आखिर क्या दे दे? जहां ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियां महसूस कर रहा हूं, उसका दर्द महसूस कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि पिछले 40 साल से 30 साल से उन्होंने चप्पलें घिसी हैं और उन्हें कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी खड़े हैं। मेरी नजर में ये सिंधिया से खड़े हैं, कांग्रेस की बुनियाद इन लोगों से चलती है, आप हैं असली लोग। और अब मैं वादा करता हूं कम से कम मेरे डिपार्टमेंट में आपकी इज्जत होगी, ये मेरा वादा है। ना मैं सिफारिश से आया हूं, ना मैं सिफारिश सुनूंगा। मैं देश के कोने कोने में जाऊंगा और जो भी मुझे अच्छा इंसान लगा, काम करने वाला इंसान लगा, मिजाजन कांग्रेस ही लगा, मैं उसे उठाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसे अपने सर पे बिठाऊं। कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस बनेगी, आप बनाएंगे कांग्रेस को, वरना नफरतों की खेतियां तो हो रही हैं। पिछले दिनों मोहन भागवत जी आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, सबका डीएनए एक है। नहीं नहीं मोहन भागवत साहब, गांधी और गोडसे का डीएनए एक नहीं। मैं इंकार करता हूं इस बात से, गांधी और गोडसे का डीएनए एक नहीं, नफरत और मोहब्बत का डीएनए एक नहीं होता। मुझे अच्छा है कि आप लिंचिंग हो रही है देश में, कबूल तो कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो भाजपा के लोग कबूल ही नहीं करते थे कि देश में लिंचिंग हो रही हो। मैंने देखा है, मैं गया हूं ऐसे परिवारों के पास, इस मुल्क में शायद ही कोई ऐसा बचा हो लिंचिंग का शिकार परिवार में जिसके घर तक नहीं गया। मैं गया हूं तो मैं राजनीति में भी नहीं था, फिर भी गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि जहां भी आंसू है वहां मेरा दामन होना जरूरी है, ताकि मैं अपने दामन में उनके आंसुओं को जज्ब कर सकूं। मैं बड़ी मोहब्बतें लेकर के, मैं बड़े जज्बे लेकर के राजनीति में आया हूं। मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैंने कहा ना कि मैं राहुल जी से प्रभावित हुआ और मैं 2.5-3 साल की सियासी जिंदगी में पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लोग मुझसे कहते हैं कांटों भरा ताज है, मैं इसे ताज नहीं मानता, पहली बात तो मैं इसे जिम्मेदारी का एहसास मानता हूँ, और जिम्मेदारी कभी भी आसान नहीं होती, कांटों भरी भी होती है। हम निभाएंगे। अगर मेरे सर पर कांटों भरा ताज है, अगर अनिल चौधरी जी ये सोच लें कि हमारे सर पे कांग्रेस का कांटों भरा ताज है दिल्ली का, क्योंकि बड़े मुश्किल वक्त में आपको अध्यक्ष मिली थी, तो तसव्वुर करिए कि राहुल जी के सर पे कितना कांटों भरा ताज होगा, वो कितनी मुश्किलें झेलते होंगे। कभी उनकी जगह खुद को रख के सोचिएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मुल्क को चारों तरफ से जमहूरियत को, इस देश के संविधान को पामाल होते हुए राहुल गांधी जी देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। किस तरह से सोशल मीडिया पर दिन भर हमको आपको कोई एक कमेंट में गाली दे दे तो हमको आपको बुरा लग जाता है, नींद उड़ जाती है, खाना नहीं खा पाते। आप तसव्वुर करिए वो इंसान जिसके बाप दादा,
जिसके परिवार ने इस मुल्क पे शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, सुबह शाम उसके खिलाफ ट्रोलिंग होती है, हैशटैग चलाए जाते हैं, लेकिन वो आदमी क्यों लड़ रहा है? क्यों? क्योंकि इस मुल्क के आईन को उसके परिवार ने संजो करके संवार करके बड़ा किया था, तो वो अपनी आंखों के सामने उसे बर्बाद होता नहीं देख सकता। कांग्रेस के साथियों, वतन की रेत मुझे एमिया बदलने दो, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हमेशा शुरुआत जीरो से होती है। अब तो आपके पास शुरुआत हो चुकी है, खाता खुल चुका है, आने वाला पार्षदी का चुनाव है, आपके सामने नगर निगम का इलेक्शन है, तैयार हो जाइए। आप तादाद में कम हो सकते हैं, आपके पास संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी बड़े इंकलाब की शुरुआत हमेशा एक इंसान करता है, अकेला इंसान करता है। तो तैयार हो जाइए, अपने आप को अभी से चुनाव के लिए तैयार करना शुरू करिए। 24 घंटे सियासत करना सीखिए, 24/7 पॉलिटिक्स करनी है, उनको उनकी तरह से जवाब देना है, उनकी भाषा में नहीं देना है, लेकिन उनकी तरह से देना है। उनकी चालाकियां, उनके शातिरपने का जवाब उसी समझदारी से देना है। हमने इस मुल्क को सींचा है, संवारा है, बड़ा किया है। ये मुल्क जो एक दरख्त की तरह है, एक पेड़ की तरह है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों शाखें हैं, जिसकी जड़ों में हर दिन आरएसएस और भाजपा मट्ठा डालने का काम कर रही है। हमें उस साए को बचाना है, उस सायादार दरख्त को बचाना है। तो आप मेरे साथ तैयार हैं ना? तैयार रहेंगे ना? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। एआईसीसी में मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, उसके दरवाजे हमेशा हर कार्यकर्ता के लिए खुले हैं। मैं जिस दिन भी एआईसीसी बैठ रहा हूँ, मैं 500 से कम लोगों से नहीं मिलता। लोग मुझसे कहते हैं इतना मत मिला करिए, इतना अपने आप को आसान मत करिए। मैं कहता हूँ नहीं, मुश्किलों का हल तो आसान बना के ही निकाला जाएगा। मुझे खुद को आसान करना है। मैं लोगों से मिलूंगा, मैं देश भर के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। आप सबका भी स्वागत है। आपको जब भी लगता है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सदर आपसे मिलना चाहिए, तो आप आइए, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपकी समस्याएं सुनूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा। और आप खुशनसीब लोग हैं कि आपका पीसीसी चीफ आपके लिए आवाज उठाता है। मैंने कभी मैं अनिल भाई की सराहना करता हूँ। मेरा सवाल उनसे बहुत कम रहा है, लेकिन मुद्दों पर मैंने उन्हें जितना लड़ते हुए देखा है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाएं। चौधरी मतीन साहब बोल रहे थे, मैंने कहा ना इस मुल्क में बहुत आसान है, किसी एक मजहब के नाम पे तकरीरें कर दो, लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि चौधरी मतीन साहब को जितना मुसलमान पसंद करता है, उससे ज्यादा हिंदू भाई पसंद करता है। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हसन भाई और चौधरी मतीन साहब दोनों एक श्रेणी में मैं कई बार ले चुका हसन साहब। देखिए, जब वालिद के सामने बेटा बड़ा हो जाए और बेटा अपने फर्ज को बहुत अच्छे से निभाए, तो बस समझ लीजिए कि वालिद के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अली के लिए हसन साहब के लिए ताली बजाने को कहूँगा, एक बार जोरदार ताली अली के लिए बजाया। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सारे लोगों का, और आपसे ये कह रहा हूँ कि पहली बार आया हूँ, ये आखिरी बार नहीं है। डीपीसीसी जब आवाज देगी, जिस गली कूचे में आवाज देगी, मैं पैदल चलने वाला आदमी हूँ, मैं सड़क का आदमी हूँ, एसी ऑफिस में बैठने वाला आदमी नहीं। तो मेरा जितना इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल करिए। अपनी विधानसभा में, अपने वार्ड में जितना आप मुझे ले चल सकते हैं ले चलिए। मैं आपके लिए तैयार हूँ हमेशा। बहुत शुक्रिया।
वीडियो बना